नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका 37 एडिशन ऑफ वीकली करंट अफेयर। इस वीडियो में मैंने कवर किया है जनवरी 11 से लेकर के जनवरी 17 तक के वे सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इस वीडियो को आप यूटिलाइज करिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और वीडियो के एंड में स्कोर जरूर मेंशन करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बताया जा रहा है कि लार्ज गैलेक्सी इन द यूनिवर्स हैज सुपर मैसिव ब्लैक होल। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी लार्ज गैलेक्सी होती है उसके अंदर एक ब्लैक होल होता है, ये आपसे बताया जा रहा है, जो कि मिलियन या बिलियन टाइम्स ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द सन ऑफ दैट गैलेक्सी। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ब्लैक होल इन द सेंटर में जो होता है, जैसे हमारी गैलेक्सी की अगर बात करें मिल्की वे, उसके सेंटर में ब्लैक होल है जिसका नाम सैजिटेरियस ए इसका नाम है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जब 2 ब्लैक होल मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो वो रिलीज करते हैं एक वेव जिसे ग्रेविटेशनल वेव आप बोल सकते हो। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बताया जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। यानी कि जितने भी गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर है, अगर उसका साइज बड़ा है, मैसिव है, तो उसके अंदर एक ब्लैक होल होता है। यानी आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और जिसके अगर साइज की बात करें तो उस गैलेक्सी के अंदर जो भी सन होता है, सन के कंपैरिजन में वो मिलियन या बिलियन टाइम्स ग्रेटर होता है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके अंदर जो ब्लैक होल है उसका नाम सैजिटेरियस ए है, ये बात भी करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया जब 2 गैलेक्सी मिक्स होती है, मर्ज होती है, तो ये एक वेव रिलीज करती है जिसका नाम आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल वेव है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारा आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें बताया जा रहा है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल एंड हेल्थ, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उसके अंडर में आती है, ये आपसे बोला जा रहा है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो ये कि भी जो भी डिसीज वगैरह जानवरों से फैलती है उसको प्रिवेंट करने का काम करना है ताकि वो फैल ना सके। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट रिकमेंड किलिंग ऑफ एनिमल फॉर डिसीज कंट्रोल पर्पस। अगर कोई डिसीज एनिमल की वजह से फैल रही है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप एनिमल को किल कर सकते हो, उसे मार सकते हो। ये थर्ड स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है। 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी की बात करें ओनली सेकंड स्टेटमेंट, ये वाला करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो बात करते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में मिस्टेक ये है, आपसे बोला गया कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ये बात बिल्कुल गलत है। जबकि ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल के रिगार्डिंग में जो डिसीज है उसे कंट्रोल करने के लिए काम करती है। और ये इंडिपेंडेंट है, ये यानी कि किसी से डिपेंडेंट नहीं है, अपने फंड और जो भी फंक्शन वगैरह ये खुद से ही ऑर्गेनाइज करती है। अगर बात करें इसके मेंबर स्टेट यानी कि मेंबर कंट्री की बात करें तो 182 मेंबर स्टेट या कंट्री इसके अंदर आती है। और बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि ये जानवरों से जो बीमारी फैलती है उसे कंट्रोल करने का काम करती है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया अगर कोई जानवरों की वजह से कोई डिसीज फैल रही है तो ये उसे किल करने का भी एक तरह से परमिशन दे देती है, ये आप बोल सकते हो। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर सी हो जाएगा। आपको बस ध्यान ये रखना था कि यूएनओ का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे
इंडिया के अंदर जो भी टैक्स रिजीम है, यानी कि कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स से जो इनकम होती है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपको चूज करना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट कि हमारी कंट्री में जो इंडियन टैक्स रेवेन्यू है ये लार्जली डिपेंडेंट होती है डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अमंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेड बाय द सेंटर इंटरेस्ट पेमेंट कंस्टिट्यूट द लोएस्ट शेयर, यानी कि जो इंटरेस्ट वगैरह जो पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपसे बोला जा रहा है इसका शेयर बहुत कम है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, एक ही इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी की बात करें इसमें आपको दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें इंडियन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, बल्कि आप ये कह सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होती है हमारी टैक्स रेवेन्यू हमारी कंट्री के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपके सामने वो बिल्कुल गलत है। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है लार्जली डिपेंड, कह सकते हो लेस डिपेंडेंट आपसे बोला गया कि इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर, ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि यह करेक्ट ये है कि 6% हमारी जो जीडीपी वगैरह होती है उसका 6% पार्ट जो है इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट में खर्च हो जाता है। और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये लार्जली जो सब्सिडी और बाकी प्रोग्राम है उसके अंदर ज्यादा ये यूज होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत होने की कंडीशन में। इस क्वेश्चन में आपसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में IORA बोला जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस चीज के ऊपर फोकस करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट में आपसे बताया जा रहा है मरीन सिक्योरिटी के ऊपर, सेकेंड आपसे बताया जा रहा है कि वुमेन इकोनॉमिक इंपावरमेंट के ऊपर ये फोकस करता है, थर्ड आपसे बताया जा रहा है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में ये काम करता है, और फोर्थ आपसे बोला जा रहा है कि टूरिज्म प्रमोशन और कल्चर एक्सचेंज में ये फोकस करता है। तो ये चार स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें इसमें आपसे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट आपको बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन सी की बात करें तो फर्स्ट, थर्ड और ये फोर्थ करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपको ये चारों ही बिल्कुल करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन किस चीज के ऊपर फोकस करता है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपको चारों ही पॉइंट दिए गए थे बिल्कुल ही करेक्ट है। अब जान लेते हैं डिटेल में कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मेन फंक्शन क्या है या किस चीज को इसकी प्रायोरिटी के साथ ये काम करता है। तो इसके अंदर 6 मेन प्रायोरिटी सेक्टर है जिसके रिगार्डिंग में ये काम करता है। मरीन सिक्योरिटी के ऊपर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी के ऊपर, फिशरी मैनेजमेंट के ऊपर, डिजास्टर रिस्क को रिडक्शन करना यानी कि कम करने के ऊपर फोकस करता है, और एकेडमिक या साइंटिफिक रिसर्च वगैरह हो उसके लिए कोऑपरेशन के लिए काम करता है, और आप कह सकते हो टूरिज्म प्रमोशन के लिए या फिर कल्चर एक्सचेंज में भी काम करता है। मेनली जो ये फोकस जो करता है बाकी 6 चीजों में, 2 ऐसे सेक्टर हैं, 2 ऐसे एरिया है जिसमें ये सबसे ज्यादा प्रमोट करता है या फिर उसके लिए इसका आप कह सकते हो इसे स्टैब्लिश किया गया इस ग्रुप का। फर्स्ट ये है कि ब्लू इकोनॉमी के लिए, और सेकंड आप कह सकते हो कि वुमेन्स इकोनॉमिक इंपावरमेंट इनका मेन फोकस है। तो आप ये कह सकते हो चारों ही स्टेटमेंट जो दे रखे थे, चारों इसके जो फंक्शन प्रायोरिटी एरिया दे रखे थे बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 2019 के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि अमेंड कर दिया गया था 1993 में जो एक्ट आया था उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये है आपके सामने फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट और उसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बताया जा रहा है इसका जो चेयरपर्सन होता है इसका टेन्योर अब 5 ईयर से रिड्यूस करके 3 ईयर तक लाया गया है, ये आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एक्ट डज नॉट अलाउ रीअपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर, यानी कि कोई एक बार अगर अपॉइंट हो जाता है उसके बाद दोबारा अपॉइंट नहीं होगा अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है अ पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट इज टू बी अ चेयरमैन और चेयरपर्सन आप बोल सकते हैं इस कमेटी का
इस कमीशन का बन सकता है। यानी कि अगर कोई रिटायर्ड जज है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर आप कह सकते हो चीफ जस्टिस है, तो उसे ही इसका मेंबर आप बनाया जा सकता है। ये आपसे बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट में। तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो स्टेटमेंट की डिटेल में बात करें, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री में 1993 में एक एक्ट था जिसे हम ह्यूमन राइट एक्ट कहते हैं, इसके प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट आप बोल सकते हो, और इसमें अमेंडमेंट करके यानी चेंज करके अब लाया गया है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019, और इसके अंदर कुछ चेंजेस जो किए गए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो 10 ईयर हुआ करता था 5 ईयर, अब उसे रिड्यूस करके 3 ईयर कर दिया गया है इसके चेयरमैन का। उसके बाद ये होता था पहले कि इसकी जो एज है, एज अगर अपॉइंटमेंट की कहें या फिर इसके कब तक ये सर्विस कर सकता है, तो वो 5 ईयर तक कर सकता है, या फिर उसकी एज 70 हो जाए तब तक वो उस पोस्ट पर काम कर सकता है। पहले होता था कि इसको रीअपॉइंटमेंट नहीं होता था, लेकिन अब क्या है कि रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा हो गया वो गलत हो गया। बाकी थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें बोला जा रहा था आपसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस है उसे अपॉइंट किया जाता है इस पोस्ट के लिए, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आप कह सकते हो सी हो गया, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। इस क्वेश्चन में आपसे एशियान के बारे में पूछा जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद सेकंड और नीचे थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि ईस्ट एशिया समिट इन्वॉल्व ऑल एशियन मेंबर। जब इनकी समिट होती है तो उसके अंदर जितने भी इसके मेंबर कंट्री हैं सारी इन्वॉल्व होती है, सब मीटिंग को अटेंड करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एशियन का जो स्टेटस है यूएन के अंदर एक ऑब्जर्वर स्टेटस इन्हें मिला हुआ है। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि एशियन के अंदर एक मल्टी मॉडल ट्रेड कॉरिडोर इसमें बिल्ड किया गया है, और इसको जो डेवलप किया गया है, पुराना जो सिल्क रूट हुआ करता था उसको बेस बना करके इसमें क्रिएट किया गया है इस मॉडल को। यानी आप ये कह सकते हैं चाइना का जो पुराना मॉडल था इस सिल्क रूट, उसको यूज करके इन्होंने क्या किया है, एक तरह से बिल्ड किया है अपना ये ग्रुप। तो आपके हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी की बात करें इसमें फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो एशियन जैसे कि आप जानते हैं 10 कंट्री का एक ग्रुप है जिसके अंदर ये सारी कंट्री इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इनकी समिट होती है, एनुअल बेसिस पे इनकी समिट होती है जिसमें ये 10 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा 6 कंट्री और, यानी कि एशियन प्लस 6 बोला जाता है आज के टाइम पे से, जिसमें बाकी और कंट्री भी इसको अटेंड करती हैं, जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसे अटेंड करती है। लेकिन अब इसे और एक्सटेंड करके इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका को भी इंक्लूड कर लिया गया है, और साथ के साथ रशिया को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। यानी कि इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है इसमें ये सारे मेंबर कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि इनको एक यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इसे ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। 2006 में इन्हें ये स्टेटस मिल गया था। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जो कि गलत स्टेटमेंट है, जो इसमें बोला गया आपसे कि सिल्क रूट जो पुराना था उसको बेसिस बना करके ये मॉडल तैयार किया गया है, ये बात गलत है। बल्कि अगर हम इसकी बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन या फिर आपके इसे स्टैब्लिश्ड कैसे हुआ है, तो इनका कल्चर सेम है। तो इनके कल्चर सेम होने की वजह से ये एक नॉर्म्स क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने एक ग्रुप बना लिया। और जैसे आप बोल सकते हैं यूरोपियन यूनियन काम करता है, उसी तरह इस रीजन में यानी साउथ एशिया रीजन में ये 10 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और काम करती है, ट्रेड करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। इस क्वेश्चन में आपसे रोइंग 20s के बारे में पूछा जा रहा है। ये टर्म न्यूज में रहता है और ये क्या चीज है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग वेस्टर्नली विंड फाउंड 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड, 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर जो विंड आता है उसको ये आप कह सकते हो रोइंग 20। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप, एक पीरियड है जिसमें यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर प्रोस्पेरिटी आई थी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आई थी, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। और थर्ड ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सीवियर थंडरस्टॉर्म है ड्यूरिंग 1920 के टाइम पर एक तरह से थंडरस्टॉर्म आई थी, आंधी तूफान कह सकते हो, वो उस चीज को ये रेफर करता है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक रिसेशन इन एशिया
कंट्री ड्यूरिंग 1920। एशिया कंट्री के अंदर जो 1920 के आसपास रिसेशन आया था उसे ये बोला जा रहा है कि ये रोइंग 20s है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, जैसे आप लोग जानते हैं कि 1920 के आसपास पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था और मंदी काफी ज्यादा आ गई थी। उसका रीजन ये था कि वर्ल्ड वॉर जो हुए थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था, उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो गई थी। ठीक है, तो इसमें ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है यहाँ पर कि इकोनॉमिक जो डाउन हो गई थी उसके अंदर दोबारा रिफॉर्म होने लग गई थी और इकोनॉमी फिर से ग्रोथ करने लग गई थी। तो यूके और यूरोप के अंदर बोल सकते हो, और इसके अलावा यूएसए के अंदर दोबारा से जो प्रोस्पेरिटी आई थी, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जो अच्छी होने लग गई थी, उसी को बोला जाता है रोइंग 20। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें बोला जा रहा था पेमेंट विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय को जो भी गवर्नमेंट एक सैलरी और बाकी चीजें देती है उसे आप बोल सकते हो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेड करती है दूसरी कंट्री को, फॉरेन से जो भी लोन वगैरह लेती है उसके लिए जो इंटरेस्ट पेड करती है उसे आप कह सकते हो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि पेमेंट विच आर मेड बाय द फाइनेंशियल एड इन ए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, यानी कि आप कह सकते हो सिटीजन के लिए कोई वेलफेयर प्रोग्राम जो है या उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना या फिर लोगों की भलाई के लिए जो भी काम करते हैं उस प्रोग्राम के लिए, उस वेलफेयर प्रोग्राम के लिए जो पेमेंट की जाती है उसे आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको चूज करना था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि इन तीनों में से कौन से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर शामिल होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और जो सेकंड है ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें, इसमें फर्स्ट और थर्ड आपको बिल्कुल करेक्ट बताए जा रहे हैं। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ओनली थर्ड स्टेटमेंट ही आपका ये वाला करेक्ट है। और ऑप्शन डी की बात करें, इसमें सेकंड और ये थर्ड, यानी कि ये दोनों आपको करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक लार्ज स्केल है, इसमें बहुत सारे आइटम आते हैं जिसमें आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 बाय 1 बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, इसमें जो आपको इन 3 चीजें जो दे रखी थी इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो वो सिटीजन के वेलफेयर के लिए जो भी प्रोग्राम होता है उसी को आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी और भी पेमेंट इसके एग्जाम्पल है कि भी कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम हो गया, फाइनेंशियल एड हो गया, या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम कोई गवर्नमेंट चला रही है, या फिर गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज वगैरह दे रही है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो इन सबको आप कह सकते हो ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है। तो आप ये कह सकते हो ओनली थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इंटरेस्ट जो पेड कर रही है फॉरेन में, इसको आप इनको कह सकते हो कि ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट इंप्लॉय को सैलरी या बाकी दूसरी चीजें जो देती है उसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये कह सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी डिटेल में आप इस स्क्रीन को एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके 1 बाय 1 हेडिंग देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट जो 2020-21 की गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या क्या है और किस सेक्टर में क्या क्या परसेंटेज है, ये आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है रिगार्डिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है कि जीन्स वगैरह की स्टडी के लिए, सीड्स वगैरह में, जिसमें प्लांट के अंदर जो आप स्टडी करते हैं इसके अंदर एनिमल को और बैक्टीरिया और जो सोइल बैक्टीरिया है इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से इसमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता गया है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि GEAC हमारी कंट्री में, यानी कि आप बोल सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो हमारी कंट्री में, ये अपेक्स बॉडी है हमारी कंट्री में जो इस तरह के रूल रेगुलेशन सेटअप करती है और इसे रेगुलेट करती है। ये सेकंड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि अनअप्रूव्ड GM क्रॉप, जिसे अप्रूव नहीं किया गया है GM क्रॉप को, उसे आप ग्रो कर सकते हो प्राइवेटली उसे कंजम्पशन के लिए, लेकिन उसे मार्केट पर्पस यानी कमर्शियल यूज उसका नहीं कर सकते। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए की बात करें जिसमें आपको सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट बताया जा रहा है, यानी कि जो अपेक्स बॉडी है इसके बारे में बोला जा रहा है। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है करेक्ट, ये बताइए। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री में जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो सेक्टर, एक तरह से फील्ड की बात करें जिसके अंदर सीड्स वगैरह की जो स्टडी की जाती है उसके जीन्स की, इसे इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे जो सॉइल वगैरह है यानी मिट्टी वगैरह में की जो स्टडी है कि किस टाइप का नेचर है, इसकी स्टडी को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा एनिमल सेक्टर यानी कि एनिमल के जीन्स वगैरह को स्टडी भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो आप ये कह सकते हो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि हमारी कंट्री में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है ये अपेक्स बॉडी है और ये रेगुलेट करती है इस सेक्टर को, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की जिसमें आपसे बोला गया कि हमारी कंट्री में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1989 में आया था, इसमें बोला गया कि जितनी भी जीएम क्रॉप है उसे आप अप्रूव नहीं हो रखी है जिसे, लेकिन आप प्राइवेट कंजम्पशन कर सकते हैं पर कमर्शियल कंजम्पशन नहीं कर सकते, ये बोला गया। बल्कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहां पे ये है कि कोई भी अनअप्रूव्ड जीएम क्रॉप आप यूज भी नहीं कर सकते, ना उसे कमर्शियल यूज ना ही प्राइवेट यूज के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। बाकी कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में बीटी कॉटन जो है सिर्फ इसे ही अप्रूव किया गया है कमर्शियल यूज के लिए। इस क्वेश्चन में आपसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये तीन स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और फिर ये थर्ड स्टेटमेंट। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ध्यान रखना, गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास ऑप्शन है। फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी कि लॉ पास करके स्टैच्यूट करके एक तरह से इसे क्रिएट किया गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ये जो लॉ कमीशन है इस कमीशन के बारे में इसे एवरी 5 ईयर में इसे दोबारा बनाया जाता है, रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, ये सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि ये इसके पास एक स्यूमोटो पावर होती है जिसमें ये एक्शन ले सकती है इस फील्ड के, लॉ फील्ड से, रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड काम के लिए जो भी हमारी कंट्री में चल रहा है। तो ये इसकी पावर के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो तीन स्टेटमेंट है, आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट और उसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें जिसमें आपसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, इसके अलावा ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसे करेक्ट बताया जा रहा है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट मतलब गलत आप कह सकते हो, यानी कि आपको जो करना है इस क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ही चूज करना है। ठीक है, चलिए बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो आपको लॉ कमीशन के बारे में गया, इसकी बेसिक चीजें इसके बारे में जान लेते हैं। हमारी कंट्री में 1955 से आप कह सकते हो कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। और ये जो स्टैब्लिश होती है ये एवरी 5 ईयर में नहीं बल्कि एवरी 3 ईयर में, हर 3 साल में हमारी कंट्री में इसे दोबारा रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि भी सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूट बॉडी नहीं बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि भी हर 3 साल के बाद इस तरह की कमीशन सेटअप किया जाना कंपलसरी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला गया ये भी आपका गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर इसकी पावर की बात करें तो इसके पास ये पावर होती है कि लॉ से रिलेटेड जो भी रिसर्च डेवलपमेंट या कुछ भी काम चल रहा है उसके रिगार्डिंग में कोई भी एक्शन लेना हो, इनके पास स्यूमोटो पावर होती है। स्यूमोटो पावर का मतलब ये होता है बिना कंप्लेन आए भी ये अपने आप खुद से एक्शन ले सकती है, ये पावर इसके पास होता है। तो थर्ड बात तो बिल्कुल करेक्ट थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था और आपको इस क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे बर्ड फ्लू के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में ये आपके पास 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ये जो वायरस है H5N1 ये डिसीज आप कह सकते हो फैलता है जो जानवरों में सबसे ज्यादा फैलता है और ये सीवियर कंडीशन क्रिएट कर देता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट डज नॉट स्प्रेड टू मैमल्स यानी कि स्तनधारी के ऊपर यह बीमारी नहीं फैलती, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि फ्रॉम 2006 हमारी कंट्री में इस ईयर से बर्ड फ्लू फैलती आ रही है और एक से ज्यादा स्टेट इन्फेक्ट में आ गए हैं और अभी तक बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं हुआ है हमारी कंट्री कि बर्ड फ्लू से फ्री हो पाया है हमारा कोई भी स्टेट। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी की बात करें इसमें सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताया जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ यही करेक्ट है, यानी कि ये H5N1 जो डिसीज है ये बहुत सीवियर कंडीशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती है। जानवरों से स्टार्ट होता है, फिर बाद में ह्यूमन बीइंग में भी इंपैक्ट डालता है। लेकिन अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें ये बोला गया स्तनधारी की, यानी कि जानवरों में नहीं फैलता, ये बात बिल्कुल अपोजिट हो गया, यानी कि गलत है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें ये बोला गया हमारी कंट्री में कोई भी स्टेट नहीं है जो फ्री डिक्लेयर हुए। 2008 में महाराष्ट्र और कुछ स्टेट हमारी कंट्री में फ्री डिक्लेयर हुए थे, यानी कि ये कंटिन्यूसली हमारी कंट्री में नहीं हो रहा, बीच में गैप भी आया है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि कोई भी जानवर जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तब ये डिसीज हमें फैल जाती है, और जिस प्लेस पे ये लोग रहते हैं उस जगह पे जाना, यानी कि वहां पे भी ये बीमारी फैलने के पूरे चांसेस आते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप कह सकते हो बी हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे पीएम किसान योजना के बारे में पूछा जा रहा है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बोला जा रहा है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन गवर्नमेंट इसके अंदर पूरी की पूरी 100% फंडिंग करता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, इनकम सपोर्ट 6000, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किया जाता है। ये आपसे बोला जा रहा है फार्मर की फैमिलीज के लिए। थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आप बोल सकते हो, उनका काम होता है कि आइडेंटिफाई करना कि किस फैमिली, फार्मर फैमिली को ये स्कीम का बेनिफिट पहुंचाना है, यानी कि इनकी जो एलिजिबिलिटी को फाइंड आउट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट का काम होता है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन सी की बात करें ओनली थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल स्टेटमेंट यानी कि 1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट पीएम किसान योजना से रिगार्डिंग में बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि पीएम किसान योजना की बात करें, यानी जिसे हम शॉर्ट में बोला जा रहा है, फुल फॉर्म इसकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होता है, तो यहां पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें ये जो बोला गया आपसे कि ये 6000 पर ईयर दिया जाता है, पर ईयर दिया जाता है, लेकिन इस इंस्टॉलमेंट 6000 वाली इंस्टॉलमेंट नहीं होती, ये 2000 की इंस्टॉलमेंट होती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं 2-2 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट दी जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, यानी कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। हाँ बिल्कुल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट ना करके इसमें यूनियन गवर्नमेंट करती है, और इसे जो इंप्लीमेंट किया गया था हमारी कंट्री में 1 दिसंबर 2018 से स्टार्ट किया गया। और फैमिली, फार्मर फैमिली की जो डेफिनेशन है इसके अंदर वो ये है कि हस्बैंड, वाइफ और वे बच्चे जो कि माइनर है, यानी कि 18 ईयर से लेस देन जो बच्चे, उनको ही फैमिली का पार्ट इसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और अगर इसमें ये बात करें इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि किस को ये बेनिफिट पहुंचेगा, तो ये आइडेंटिफिकेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट करती है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 पीशा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, PESA शॉर्ट में बोला जाता है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास 3 स्टेटमेंट है। आपको इन तीनों स्टेटमेंट में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपके सामने, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, यानी कि पंचायती एक्ट जो है, जो कि एक्सटेंशन से रिलेटेड है शेड्यूल एरिया के। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि भूरिया कमेटी जो कि 1995 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी इन्होंने, और इस रिपोर्ट के बाद में 1996 में एक एक्ट आया था, और जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। इसमें यह प्रोविजन रखा गया कि पार्ट 5 के अंदर जो भी एरिया होते हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया था, कुछ चेंजेस लाए गए थे पार्ट 5 एरिया जो भी होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9 के अंदर जो लिस्ट किया गया है एरिया 5 जो किया, उसके अंदर कुछ चेंज करके कुछ और जगह को भी इसमें ऐड किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार, ये सारे जो स्टेट हैं ये इसके अंदर एरिया 5 आता है। ठीक है, और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नोडल एजेंसी है या नोडल मिनिस्ट्री है जो इसके रिगार्डिंग में काम करती है। 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी की बात करें, इसमें फर्स्ट के साथ साथ आपको ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बताया जा रहा है।
और ऑप्शन सी की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट और इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया, यानी कि भूरिया कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के बाद ही ये एक्ट सामने आया था 1996 में, जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से जो ये एक्ट बना था, इसके अंदर अब आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे शेड्यूल 5 के अंदर जो एरिया कंसीडर की जाते हैं वो 10 स्टेट है। और जो आपको जो सेकंड स्टेटमेंट में कुछ स्टेट के नाम दिए गए थे, लेकिन कुछ स्टेट मिसिंग थे इसके अंदर, यानी कि आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब जान लेते हैं कौन कौन से स्टेट इसके अंदर आते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, यानी कि ये स्टेट हैं जो इस शेड्यूल 5 एरिया के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। हाँ, नोडल एजेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ही इसके अंदर काम करती है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कुछ ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, एशिया कॉन्टिनेंट से ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताना है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि मलक्का स्टेट की बात करें तो ये सेपरेट करता है मलेशिया को और इंडोनेशिया को। ये स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला गया। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है स्ट्रेट ऑफ होमरूज जो है, होमरूज, वो सेपरेट करता है ओमान को और ईरान को। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको गलत स्टेटमेंट जो सा भी वो चूज करना है, वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखे हैं आपको। और ऑप्शन डी की बात करें जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है, सही है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, उस हिसाब से देखिए, और यहां पे ध्यान रखना है आपको ये कि गलत स्टेटमेंट आपका आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो यहां पे दोनों जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं बिल्कुल ही करेक्ट हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इनमें से कौन सा गलत है, तो आप कह सकते हैं दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। अब डिटेल में जान लेते हैं दोनों ही एरिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि मलक्का स्टेट की बात करते हैं, और जो ये मलक्का स्टेट है ये इंडोनेशिया को और मलेशिया को सेपरेट करता है। देखिए ये वाला रीजन, ठीक है, इस रीजन की बात की जा रही है, बहुत नैरो स्पेस है जो कि मलेशिया को और इंडोनेशिया को सेपरेट करता है, ये वाला एरिया, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ होमरूज की बात करें तो ये ईरान, जैसे पुराना नाम इसका आप कह सकते हैं पर्शिया भी उसे बोला जाता था, तो पर्शिया को और ओमान को सेपरेट करता है, ये छोटा सा नैरो एरिया जो है इसकी बात की जा रही है। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे गलत पूछा गया था, तो आप कह सकते हो आंसर डी हो जाएगा। एक बार इसे वर्ल्ड मैप में देख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि दोनों एरिया के बारे में। तो वर्ल्ड में मैप में बात करें तो ये तो आपका जो मलेशिया और इंडोनेशिया वाला जो पोर्शन हो गया वो कुछ इस एरिया में आ जाएगा, और ईरान और ओमान की बात करें तो इस एरिया में आ जाएगा, और ये छोटा सा एरिया जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इस एरिया की बात की जा रही थी, ठीक है। तो कह सकते हो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में आपसे बराक रिवर के बारे में पूछा जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास 3 स्टेटमेंट है, और तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि ये जो रिवर है बराक रिवर, ये मणिपुर, मिजोरम और आसाम से फ्लो करती है हमारी कंट्री के अंदर। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि बराक रिवर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द बांग्लादेश, यानी कि ये रिवर पहले बांग्लादेश में फ्लो करती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि टीपामुख डैम जो है इस रिवर के ऊपर प्रपोज्ड है, यानी कि इस रिवर के ऊपर ये डैम बनाया जाएगा, ये आपसे बताया जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट में। तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी की बात करें तो सारे स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपको बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर बराक रिवर की बात करें तो हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है यहां से ये फ्लो करना स्टार्ट करता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि मणिपुर, नागालैंड से पहले कह सकते हो, नागालैंड के बाद ये मणिपुर में, मणिपुर के बाद ये मिजोरम में, और फिर इधर आसाम में एंटर करता है,
और एंटर करने के बाद फिर ये बांग्लादेश में जाके फिर उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। यानी कि इसका एक ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको बोला गया कि भी ये हमारी कंट्री में इस स्टेट में फ्लो करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। मणिपुर में भी फ्लो करता है, नागालैंड में भी, मिजोरम में, फिर आसाम के थ्रू ये बांग्लादेश में एंटर कर जाता है और बांग्लादेश में ट्रेवल करने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और हमारी कंट्री में जो ये जो रूट बनता है, इस रूट को नेशनल वाटर वेव 6 डिक्लेयर किया गया 2016 में, जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि ट्रैवलिंग पर्पस का जो काम है वो सब किया जाएगा इस रूट के थ्रू। और अगर हम डैम की बात करें तो टीपामुख डैम इस रिवर के ऊपर प्रपोज है हमारी कंट्री और बांग्लादेश के कोलैबोरेशन से ये डैम बनने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप कह सकते हो कि करेक्ट आंसर आपका यानी कि आप ये कह सकते हो डी हो गया। यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट डी हो जाएगा आपका, यानी कि सारे स्टेटमेंट यानी कि 1, 2 और 3 सबके सब स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में आपसे शेयर रीपरचेस और रीबाय के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले आपको समझना होगा ये रीपरचेज या रीबाय क्या होता है या बाय बैक क्या होता है। ये एक डिसीजन होता है कंपनी के द्वारा, वो खुद के अपने शेयर जब परचेज करती है। और इसमें इसके रिगार्डिंग में आपके जो फर्स्ट स्टेटमेंट बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है आपसे कि इट रिड्यूस द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कंपनी। यानी कि ये क्या करता है, जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो इससे कंपनी की जो आउटस्टैंडिंग होती है उसे रिड्यूस करता है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है इट टेंड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ रिमेनिंग शेयर, जो बाकी शेयर है उसके प्राइस को ये अप करता है, इंक्रीज कर देता है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट ऑफन अंडरटेकन व्हेन द कंपनी शेयर आर अंडर वैल्यूड, यानी कि जब कंपनी के शेयर की वैल्यू कम चली जाती है, डिक्रीज होती है, तब इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, तीनों ही आंसर ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल आपको करेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, पहले जानते हैं कि होता क्या है। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो शेयर के थ्रू वो क्या करती है, पैसे वगैरह कलेक्ट करती है और कंपनी स्टार्ट करती है। और जब भी उन्हें लगता है कि भाई आउटस्टैंडिंग यानी कि एक तरह से लोन समझ लीजिए कंपनी के लिए ये कि इसे कम करना हो, तो जब भी स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है तो वो क्या करती है, पैसे दे करके स्टॉक को दोबारा परचेज कर लेती है। इस प्रोसेस को शेयर रीपरचेज या पे बैक आप बोल सकते हो। और यूजली ये तब किया जाता है जब प्राइस कम हो और इससे कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो कम हो जाती है, ये आप कह सकते हो। यानी कि आप ये कह सकते हो कंपनी की आउटस्टैंडिंग कम हो जाती है, कंपनी के जो बाकी शेयर है उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपसे हमारी कंट्री का एवरेज ट्रैफिक पूछा जा रहा है, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। ये बताया जा रहा है आपको कि ये फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर अगर बात करें और इसे अगर कंपैरिजन करें 2015 के कंपैरिजन में, तो ये बोला जा रहा है हमारा जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो गया। एवरेज ट्रैफिक जो पहले 13% था, अब 13% से अब ये 14.3% हो गया है। और इसकी वजह में ये जो पॉलिसी है ये किस वजह से हो रहा है इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि ये इसलिए हुआ है कि हमारी कंट्री ने इंक्रीज किया है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, इस वजह से ये इंक्रीज हुआ है। सेकंड ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कब इन्फ्लेशन, कि हमारी जो इन्फ्लेशन है उसे वेल कंट्रोल किया गया हमारी कंट्री के द्वारा, इस वजह से ये ऐसा हुआ है। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि दोनों ही ऑप्शन ए और बी बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये दोनों ही ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, यानी कि आपको ये बताना है इसके पीछे रीजन क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि हमारी कंट्री का जो एवरेज ट्रैफिक का मतलब है हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन है उसके इंक्रीज होने की वजह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है हमारी कंट्री में, ऑटोमेटिकली हमारी जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन ज्यादा होने लग गई, हमारी बिजनेस बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ दोनों ही बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये दोनों ही रीजन बिल्कुल करेक्ट है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, इस वजह से हमारा ट्रैफिक इंक्रीज हुआ। और दूसरा आप ये बोल सकते हो कि हमारे जो इन्फ्लेशन है उसको वेल कंट्रोल किया गया, जिस वजह से हमारा जो एवरेज ट्रैफिक है हमारी कंट्री का इंक्रीज हो गया। और डब्ल्यूटीओ ने तो ये तक बोला है कि हमारी कंट्री एशिया में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो आपको रीजन बताए गए करेक्ट रीजन दिए गए हैं।
इस क्वेश्चन में आपसे पीएम किसान योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट आपके सामने, इन स्टेटमेंट को यानी कि आपको पहले रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि पीएम किसान योजना के तहत कुछ कंडीशन ऐसी हो गई जिसकी वजह से जो बेनिफिशियरी है उनको एक्सक्लूड करना पड़ा है। तो ये आपको रीजन दे रखे हैं कि इन लोगों को रिड्यूस किया गया या एक्सक्लूड किया गया उस लिस्ट से जो कि आप कह सकते हो स्टेट के द्वारा बेनिफिशियरी की लिस्ट बनाई गई थी। तो सबसे पहले ए में बोला जा रहा है, फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है जो भी इनकम टैक्स पेयर फार्मर है उनको एक्सक्लूड किया गया। नंबर 2 आपसे बोला जा रहा है जो भी पेंशन रिसीव करते हैं 10,000 रुपीज मंथली बेसिस पे उन्हें भी इस लिस्ट से इंक्रीज कर दिया यानी कि एक्सक्लूड कर दिया गया है। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर जिनके पास जमीन वगैरह ज्यादा है, बहुत ज्यादा लैंड है, उन्हें भी इस लिस्ट से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और फोर्थ आपसे बोला गया अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिसने अपने पास रखी है यानी कि कोई सर्विस में था अब रिटायर हो गया है तो अगर अभी भी आज के टाइम पे भी किसी पोस्ट पे तो उसे भी इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया। यानी कि ये 4 ऐसे हैं जिन्हें अब इस योजना के तहत जो बेनिफिट मिलने वाला था अब नहीं मिला करेगा, ये आपसे बताया जा रहा है। तो आपके हिसाब से करेक्ट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इनको एक्सक्लूड किया गया। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट को और थर्ड को एक्सक्लूड किया गया। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को एक्सक्लूड किया गया। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इन चारों को ही एक्सक्लूड कर दिया गया इस लिस्ट के अंदर से, जो बेनिफिशियरी लिस्ट आप बोल सकते हो पीएम किसान योजना के तहत। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस पीएम किसान योजना की बात करें जो कि एक स्कीम है हमारी कंट्री में जिसमें एनुअल बेसिस पे 6,000 रुपीज पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार रुपए के इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है 4-4 महीने के गैप में। अच्छा, अभी क्या हुआ, एक आरटीआई के अंदर ये खुलासा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन सामने आई है कि 1364 करोड़ रुपीस रॉन्गली क्रेडिट कर दिए गए उन लोगों के अकाउंट में जो कि इस बेनिफिशियरी के लिए इनएलिजिबल थे, यानी कि एलिजिबल नहीं थे फिर भी उन्हें यह बेनिफिट मिल चुका है। तो गवर्नमेंट ने एक तरह कह सकते हो एक मेजर लेते हुए अब जो गलती होगी उसको ठीक करने के लिए अब कुछ और तरीके से चेंज किया है कि स्टेट या यूटी के द्वारा जो भी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उसके अंदर जो बेनिफिट मिलने वाले लोग होते हैं जिनको बेनिफिशियरी आप बोल सकते हैं और उनके कटौती की गई है, यानी कि अब जो भी फार्मर इनकम टैक्स पेयर है उन्हें अब ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा जिसके पास आप कह सकते हो पेंशन 10,000 रुपीज मंथली बेसिस पे मिलती है उन्हें भी हटा दिया गया। कोई गवर्नमेंट इंप्लॉई रह चुका है उसे भी अब बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट गवर्नमेंट ने बना दी है कुछ क्राइटेरिया बेसिस पे, जिसमें क्या है कि पीएम किसान कहते हैं जो एलिजिबल हुआ करते थे पहले अब उसे इनएलिजिबल बना दिया गया। तो चारों ही जो आपको दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे यूएन पीस कीपर फोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर पीस कीपर फोर्स होता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये फोर्स जाकर वहां काम करती है और उस पर्टिकुलर कंट्री की हेल्प करती है। तो इसके रिगार्डिंग में जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि यूएन के जो चार्टर है उसके अंदर ये प्रोविजन रखा गया कि एवरी मेंबर, जितने भी स्टेट होंगे, कंट्री होगी, स्टेट का मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे समझिए, कंट्री की बात की जा रही है कि वो लीगली बाउंड है, उनको एक पेमेंट करनी पड़ती है इस पीस कीपिंग फोर्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ये बात आपसे फर्स्ट बोला जा रहा है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो पीस कीपिंग फोर्स होती है, हाँ, उसके अंदर मैंडेटरी होता है कि हर कंट्री को अपने फोर्स में से कुछ फोर्स के लोगों को वहां भेजना होता है। तो ये 2 बात आपको बताई गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें क्या होता है, सारी कंट्री मिलकर जितने भी मेंबर स्टेट हैं सब अपने फोर्स को यहाँ वॉलेंट्री बेसिस पे भेजते हैं, यानी कि मैंडेटरी नहीं होता कि सब अपनी फोर्स के कुछ मेंबर को यहाँ भेजे, वॉलेंट्री बेसिस पे भेजना होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आप कह सकते हैं गलत है। गलत होने का बिल्कुल सिंपल सा रीजन है कि भाई ये मैंडेटरी नहीं है। हमारी कंट्री से भी बहुत सारे आर्मी पर्सन इस फोर्स के अंदर काम कर चुके हैं और आज के टाइम पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, हाँ, ये मैंडेटरी है कि आपको इस फोर्स को मेंटेन करने के लिए हर मेंबर कंट्री को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन
ये हो जाएगा। और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये होता है कि यहाँ पे ब्लू, स्काई ब्लू कलर का ये हेलमेट या टोपी या फिर कैप या फ्लैग, इनके अंदर ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे सीरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसकी लोकेशन के बारे में कि ये कंट्री किस बाकी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ये आपको बताना है। तो आपके पास जो कंट्री के नेम गिवन है कुछ इस तरह से कि ये सऊदी अरेबिया के साथ, सेकंड आपसे बोला जा रहा है इराक के साथ, थर्ड आपसे बोला जा रहा है जॉर्डन के साथ, फोर्थ आपसे बोला जा रहा है लेबनान के साथ, और फिफ्थ आपसे बोला जा रहा है कि टर्की के साथ। यानी कि ये कुछ कंट्री के नाम दे दिए गए हैं जो कि सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यानी कि कुछ इस तरह से आप कह सकते हो, बीच में अगर सीरिया है तो बाकी कंट्री इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये आपसे बताया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फिफ्थ कंट्री को छोड़ करके, यानी कि टर्की को छोड़ करके बाकी सारी कंट्री इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड कंट्री, यानी कि इराक को छोड़ दीजिए, बाकी सारी कंट्री इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। और थर्ड ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट कंट्री, यानी कि आप सऊदी अरेबिया को छोड़ दीजिए, बाकी सारी कंट्री इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि पांचों की पांचों कंट्री, सऊदी अरेबिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान, टर्की, ये सारी कंट्री सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहां पे जो आपको सऊदी अरेबिया दे रखा है, ठीक है, उसको अगर छोड़ दीजिए, यानी कि इस पर्टिकुलर कंट्री को छोड़ दीजिए, बाकी सारी कंट्री जो आपको दे रखी है वो सारी की सारी सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक बार आप ये लोकेशन देख लीजिए, ये सीरिया है, इसके साथ ये देख सकते हो आप, इराक बॉर्डर शेयर करता है, ये जॉर्डन ये इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, और टर्की ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये टर्की है, ये भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके साथ आप कह सकते हो इजराइल भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, इजराइल फिलिस्तीन ये भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंट्री हैं जो सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और लेबनान की लोकेशन की बात करें तो ये रहा लेबनान, ये जो छोटा सा कंट्री आपको यहां दिखाई दे रहा है ये इसकी लोकेशन है, यानी कि ये वो कंट्री हैं जो कि सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, मेडिटेरियन सी में ये ओपन रहता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, सऊदी अरेबिया को छोड़ करके बाकी सारी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। इस क्वेश्चन में आपसे एंटीबॉडीज के बारे में पूछा जा रहा है और आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज के बारे में बताया जा रहा है, ये हमारी बॉडी के अंदर बिंड करते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को ताकि ये फर्दर फैल ना सके, यानी कि आप ये कह सकते हैं रिप्लिकेशन इसका ना हो सके, इसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एंटीबॉडीज जो होते हैं काइंड ऑफ नैनो बॉडीज हैं जो कि फ्रेगमेंट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये इसका जो प्रोडक्शन की बात करें, यानी ये जो प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया या ईस्ट के थ्रू ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि प्रोड्यूसिंग नैनो बॉडीज इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर वाइड स्प्रेड यूज, यानी कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज की जो हम अगर बात करें इसको प्रोडक्शन करना काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है और इसे ज्यादा टाइम लेता है प्रोड्यूस होने में, डिफिकल्ट प्रोसेस है, इस वजह से ये नहीं फैल सकता, ये आपसे बोला जा रहा है। ये 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और उसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो एंटीबॉडीज की बात करें, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से वेपन का काम करती है ताकि जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसे बूस्ट मिलता है और इससे हम जो भी हमें कोई डिसीज वगैरह होती है उसे डिफेंस करने में, उसे खुद को प्रोटेक्ट करने में काम करता है। अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोन, वहां के रिसर्चर्स ने ये पाया है कि SARS-CoV-2 जो है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज की वजह से इसका इलाज किया जा सकता है। और ये पाया गया है कि नॉर्मली जो एंटीबॉडीज होता है उसके कंपैरिजन में इसमें जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं वो काफी स्मॉल साइज में है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें इसके अंदर, जिसमें आपको बताया गया कि ये एक तरह से एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को प्रिवेंट करते हैं रिप्लिकेशन प्रोसेस के लिए, ये बात बिल्कुल करेक्ट है ताकि फर्दर हमें ये डिसीज ना फैल सके। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि नैनो बॉडी जो होते हैं वो भी एक एंटीबॉडी है हमारी बॉडी के अंदर और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बैक्टीरिया या ईस्ट के थ्रू होता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बताया गया एंटीबॉडीज का हमारी बॉडी में बनने का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा लेता है और इसका फर्दर कोई यूज, सुटेबल यूज नहीं है।
अभी आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में जिसके एक तरह से कोविड-19 के सोल्यूशन के रूप में जो देखा जा रहा है कि जो भी लोग ठीक हो रहे हैं उनकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं उसको यूज करके इसका ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है ताकि लोगों का इलाज किया जा सके। ठीक है, तो आप ये कहना कि बॉडी के अंदर ही क्रिएट होता है, ये बात गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको इसकी लोकेशन बतानी है, तो जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ है। तो ऑप्शन ए में आपसे बताया जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ पार्ट में इसका लोकेशन है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इसकी लोकेशन है, क्यून्स आइलैंड के आसपास। और थर्ड ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि ये किम्बरबेली प्लेटू के आसपास ये आप कह सकते हो इसकी लोकेशन है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि सोलोमन आइलैंड जो है उसके आसपास इसकी लोकेशन है। तो आप इसको इस क्वेश्चन में इसका लोकेशन बताना है। तो ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है और इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उस एरिया में इसकी लोकेशन है। अगर मैप में देखें तो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ पार्ट, इस पोर्शन में इस एरिया में ये ग्रेट बैरियर रीफ है। तो आप ये कह सकते हो जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और इसकी अगर साइज की बात करें तो ये 23 किलोमीटर एरिया जो है इस एरिया में ये कवर करता है, जिसके अंदर इंडिविजुअली 2900 डिफरेंट स्पीसीज आप कह सकते हो कि इसके अंदर लोकेटेड है और 900 आइलैंड्स के अंडर ये कवर किया गया ये पूरा एरिया है। इस क्वेश्चन में आपसे गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको गलत स्टेटमेंट कौन सा है ये चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में गवर्नर के इलेक्शन के बारे में बोला जा रहा है कि जो इसका इलेक्शन होता है यानी कि इसको अपॉइंट का जो प्रोसेस होता है बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट का होता है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर की अगर बात करें ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है और उसके अंडर एज ए एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि उसकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जैसे बाकी जॉब अपॉइंट होते हैं उसी तरह गवर्नर भी अपॉइंट होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है गलत स्टेटमेंट। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखे हैं और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू। इट मींस ये दोनों गलत स्टेटमेंट नहीं है बल्कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये जो पिक्चर मैं आपको शो कर रहा हूं ये आज के टाइम पे हमारी कंट्री में जितने भी गवर्नर हैं उनकी ये पिक्चर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी प्रोसेस की। तो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है ये प्रेसिडेंट के थ्रू नहीं होता, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके थ्रू नहीं होता, बल्कि आप ये कह सकते हो इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं और ये करते हैं वारंट के अंडर करते हैं जो कि इनके हाथ में या फिर सीन एनवलप में दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस एक ऑर्डर आया था 1979 में जिसके तहत ये बोला गया कि गवर्नर की जो पोस्ट होगी या इसका जो ऑफिस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये आप कह सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखे थे, तो आप ये कह सकते हो कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि GWP के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके पास ये तीन स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये GWP की अगर बात करें ये मेजर करता है कि कार्बन इमिशन जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1 टन कार्बन इमिशन कितने टाइम पीरियड में हो रहा है उसको आप GWP बोल सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि GWP की अगर बात करें इसकी वैल्यू जितनी लार्जर होगी इट मींस ये हमारे जो अर्थ को उतना ज्यादा वार्म करने वाला है, यानी कि जितने ज्यादा CO2 उतना ज्यादा हमारी अर्थ को ये वार्म करेगा, ये आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपने बोला जा रहा है कि GWP की अगर टाइम पीरियड की बात करें यूजुअली ये 10 ईयर का होता है। तो तीन स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपको फर्स्ट स्टेटमेंट और इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो आप समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस इमिशन का जो टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना टन ये प्रोड्यूस हो रहा है, उसे आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ठीक है, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये कुछ ऐसे गैस हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसे मेजर किया जाता है। तो यहां पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा था, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि एक टाइम पीरियड के तहत 1 टन कार्बन इमिशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसे आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें आपसे ये बताया गया कि GWP की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी लार्जर होगी, उतना ज्यादा हमारे जो अर्थ है इसको ये वार्म करने वाला है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपको जो टाइम पीरियड दे रखा था, जिसमें बोला गया कि 10 ईयर का होता है, जो कि बात गलत है। ये टाइम पीरियड 10 ईयर में कैलकुलेट नहीं किया जाता, इसे 100 ईयर के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे नागालैंड स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि नागालैंड जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है वो म्यांमार है, और इसके अलावा इंडियन स्टेट की बात करें तो 2 डिफरेंट इंडियन स्टेट है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि नागालैंड को आर्टिकल 371A के तहत कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे रखे हैं, ये आपको बताए जा रहे हैं। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। और ऑप्शन बी की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट और उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है यानी कि ये वाला स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट आपको बताए जा रहे हैं। और ऑप्शन सी की बात करें तो आपके पास जो सेकंड स्टेटमेंट है यानी कि 2 इंडियन स्टेट और इसके अलावा आर्टिकल 371 जो प्रोविजन है ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो नागालैंड की बात करें तो सबसे पहले आपको यह बताना है इसकी लोकेशन के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट के पास इसका लोकेशन आप कह सकते हो। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, इसके नॉर्थ वाला जो पोर्शन है यहां पे अरुणाचल प्रदेश आता है। अगर हम वेस्ट पोर्शन की बात करें, वेस्ट में इसके आसाम आता है। अगर हम साउथ में जाएं तो साउथ में ये मणिपुर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम इसके ईस्ट साइड में जाए तो इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार का यहां पे आ जाता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया था कि भी ये बॉर्डर शेयर करने की बात, जो इसकी बॉर्डर शेयर म्यांमार के साथ करता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपको ओनली 2 स्टेट के बारे में बोला गया जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ये गलत है। ये हमारी कंट्री में 3 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, असम, अरुणाचल प्रदेश और नीचे मणिपुर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। हाँ, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो 1963 में एक प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन नागालैंड को दिया गया था आर्टिकल 371 के तहत, जिसकी प्रोविजन आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट प्रोविजन ये दिया गया कि यहाँ पे जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, स्पेशल प्रैक्टिस, वो ये लोग यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जो नागा ट्रेडिशन के अंदर आता है। इसके अलावा नागा कस्टमरी लॉ यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया गया, बनाया गया और इसे यहाँ फॉलो किया जाता है। ये भी प्रोविजन इसके अंदर डाला गया। और यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या सिविल या क्रिमिनल लॉ जस्टिस की बात करें तो इनका एक अपना खुद का सिस्टम है, उसके हिसाब से काम करेंगे। ये भी प्रोविजन इसके अंदर रखा गया। और फोर्थ ये बोला गया कि लैंड ट्रांसफर या फिर रिसोर्स ट्रांसफर के लिए इनका खुद का एक लॉ होगा। तो ये कुछ प्रोविजन इस आर्टिकल के अंदर इस स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिए गए। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना है, यानी आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट किए, ये अब आपको स्कोर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF तो ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है जिसे आप टच करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जिस टच करके आप प्ले करके देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और बेल आइकन और प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।